हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम देखेंगे पार्ट 12 स्वतंत्रता प्राप्ति। तो जैसे कि हम लोगों ने इसके पिछले चैप्टर में समता आंदोलन के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने श्रमिकों के बारे में देखा, किसान के बारे में देखा। हमने देखा कि किस तरह से दलित वर्ग को भी आगे बढ़ाया गया और उन्हें भी किस तरह से शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ और समानता का अधिकार समाज में प्राप्त हुआ। अब हम देखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति की, किस तरह से हमें स्वतंत्रता प्राप्ति हुई। तो जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का स्वाधीनता संग्राम जो था वह बहुत ही व्यापक बन गया था, अर्थात बहुत ही विस्तृत हो चुका था। यहाँ पे खालिस्तान के लिए पूछा जा सकता है कि खालिस्तान के समय भारत का स्वाधीनता संग्राम व्यापक बन गया था। तो यहाँ पर उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध, कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का जो है स्वाधीनता संग्राम, अर्थात जो स्वतंत्रता प्राप्त करने की ओर उनका उद्देश्य था, वह काफी विस्तृत बन चुका था। भारत की स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ती जा रही थी। उसका गंभीरता से विचार करना आवश्यक है। इसका बोध अंग्रेज शासकों को हुआ। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि अंग्रेज शासकों को किस बात का बोध हुआ। तो अंग्रेज शासकों को यह बोध हुआ कि भारतीयों के स्वतंत्रता की मांग की ओर गंभीरता से विचार करना आवश्यक है। इस बात का बोध अंग्रेजों को होने लगा और इस दृष्टि से भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए अंग्रेज सरकार विभिन्न योजनाएं बनाने लगी, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि अब जो है उनका अस्तित्व यहाँ पर भारत में टिक पाना मुश्किल है। इसलिए वह विविध प्रकार की योजनाएं बनाने लगे कि जिससे भारत को उनसे स्वतंत्रता दी जा सके। राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत पर हुआ था, अर्थात जहां पर सर्वधर्म संभव, सारे धर्म जो थे वो एक समान थे। तो इस सिद्धांत पर राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण हुआ था। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण किस सिद्धांत पर हुआ था। तो राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत पर हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन में सभी जाति धर्मों के लोग सम्मिलित हुए थे। इसमें सभी जाति धर्मों के लोगों का समावेश था। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दुर्बल बनाने के लिए, अर्थात कमजोर बनाने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति का अवलंबन किया था। अर्थात यह जो है अंग्रेज इस आंदोलन में कमजोर बनाने के लिए उन्होंने, जैसे कि पहले ही आपको बताया गया कि अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने इस आंदोलन को कमजोर बनाने के लिए, ये जो राष्ट्रीय आंदोलन था जिसमें सभी जाति धर्म के लोग सम्मिलित थे, इसे कमजोर बनाने के लिए उन्होंने यहाँ पर फूट डालो राज करो की नीति का अवलंबन किया था। उसे वह मानते थे और इसका परिणाम मुस्लिम लीग की स्थापना में हुआ। उसका ही परिणाम है जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम अलग हो गए और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना अंग्रेजों ने राष्ट्रीय आंदोलन को दुर्बल बनाने के लिए, कमजोर बनाने के लिए फूट डालो राज करो की नीति का अवलंबन किया था।
जिसके कारण या जिसके परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। यहाँ पर रिक्त स्थान के लिए भी आ सकता है कि अंग्रेजों ने राष्ट्रीय आंदोलन को दुर्बल बनाने के लिए खाली स्थान की नीति का अवलंबन किया था। तो कौन सी नीति का अवलंबन किया था? फूट डालो, राज करो। इस नीति का अवलंबन उन्होंने किया था। 1930 ईस्वी के में प्रसिद्ध कवि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र का विचार रखा। तो एक प्रश्न बनता है कि स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र का विचार किसने रखा, किसने और कब रखा? तो कब रखा गया इसका? 1930 ईस्वी में। और किसने रखा? प्रसिद्ध कवि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने रखा। एक प्रश्न और बन सकता है कि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कौन सा विचार रखा? तो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र का विचार रखा। कालांतर में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान की संकल्पना प्रस्तुत की, अर्थात एक अलग देश की संरचना की मांग की गई। तो यहां पर बनता है कि पाकिस्तान की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो पाकिस्तान की संकल्पना चौधरी रहमत अली ने प्रस्तुत की। इसी में बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत रखकर स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र अर्थात पाकिस्तान की मांग की। यहाँ पर रहमत अली ने तो सिर्फ संकल्पना रखी, किंतु बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, जिसे आप जानते हो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, तो बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ पर द्विराष्ट्र अर्थात एक दूसरे राष्ट्र का सिद्धांत रखा कि पाकिस्तान नाम का एक दूसरा राष्ट्र होना चाहिए जो जहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग रहेंगे। तो यहाँ पर रिक्त स्थान के लिए क्वेश्चन बनता है, खाली स्थान ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत रखकर स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र अर्थात पाकिस्तान की मांग की। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना। दूसरा प्रश्न भी बन सकता है एक वाक्य के लिए कि स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग किसने की? तो स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र अर्थात पाकिस्तान की मांग बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने की। राष्ट्रीय कांग्रेस केवल हिंदुओं का संगठन है और इस संगठन से मुस्लिमों को कोई लाभ नहीं होगा, ऐसा प्रचार बैरिस्टर जिन्ना और मुस्लिम लीग ने प्रारंभ किया। अर्थात जो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, क्योंकि राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हटकर ही मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और यह ब्रिटिशर्स अंग्रेजों की देन थी। उनके फूट डालो राज करो की नीति का यह एक उदाहरण था कि यहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की और इसके बाद भारत से अलग होकर उन्होंने एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग रखी कि पाकिस्तान जहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग रह सके। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि इस संगठन ने या मुस्लिम लीग ने, उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कांग्रेस से हिंदुओं का संगठन है, ये सिर्फ हिंदूवादी है और यहाँ पे उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से भारत को स्वतंत्रता देने हेतु वेवेल योजना का निर्माण किया गया और यह वेवेल योजना क्या है। तो जून 1945 ईस्वी में भारत के वायसराय
लॉर्ड वेवल ने एक योजना बनाई। इस योजना में विभिन्न प्रावधान थे। अभी अंग्रेज वायसराय लॉर्ड वेवल था, उन्हीं के नाम पर उन्हीं ने ये योजना बनाई, जिसके कारण इसे वेवल योजना कहा जाता है, क्योंकि इसकी संरचना, इसकी स्थापना वेवल ने की थी। खालिस्तान के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। जून 1945 ईस्वी में भारत के वायसराय खालिस्तान ने एक योजना बनाई। तो किसने योजना बनाई? लॉर्ड वेवल ने। और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के प्रावधान रखे गए, जिसमें इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान मंडल में मुस्लिम, दलित और अल्पसंख्यकों को यथोचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, अर्थात जो उचित, यथोचित अर्थात उचित स्थान उन्हें दिया जाएगा, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो। साथ ही साथ वायसराय के कार्यकारी मंडल में हिंदू और मुस्लिमों सदस्यों की संख्या समान रहेगी। यहाँ पर समानता लाने का प्रयास किया गया। इस योजना पर विचार विमर्श करने हेतु शिमला में भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों की बैठक भी बुलाई गई, जिसमें बैरिस्टर जिन्ना ने आग्रह किया कि वायसराय के कार्यकारी मंडल में मुस्लिम प्रतिनिधियों के नाम सुझाने का अधिकार मात्र मुस्लिमों को ही होना चाहिए। राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध भी किया, और जिसके परिणाम स्वरूप वेवल योजना सफल नहीं हो सकी। तो यहां पर एक प्रश्न बनता है कि वेवल योजना के असफल का क्या कारण था, या वेवल योजना असफल रही। तो इस तरह से प्रश्न उत्तर के लिए भी पूछा जा सकता है, क्या कारण था, ऐसा पूछ लिया गया तो आपको 20 से 25 शब्दों में उत्तर लिखो के लिए आ सकता है। और अगर इस तरह से पूछ लिया कि वेवल योजना असफल रही, तो यह कारण लिखो के लिए आ सकता है। तो यहां पर उसकी असफलता के क्या कारण थे वेवल योजना के, कि यहां पर वेवल योजना पर विचार विमर्श करने हेतु शिमला में भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई गई। दूसरा पॉइंट, बैरिस्टर जिन्ना ने आग्रह किया कि वायसराय के कार्यकारी मंडल में मुस्लिम प्रतिनिधियों के नाम सुझाने का अधिकार केवल मुस्लिम लोगों को ही होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया। अब जब विरोध हो गया तो परिणामतः वेवल योजना पूर्णतः सफल नहीं हो सकी, वह असफल हो गई। अब इसके आगे हम देखते हैं त्रिमंत्री योजना, कि यह त्रिमंत्री योजना क्या थी, और इसे देखते हैं कि यह योजना जो है वह स्वीकार की गई या नहीं, और अगर यह अस्वीकृत हुई तो क्यों। त्रिमंत्री योजना, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया तो उसके बाद भारत को स्वतंत्रता देने के लिए ब्रिटिश शासन अनुकूल बने, अर्थात वह भारत को स्वतंत्र करना चाहते थे। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने पार्लियामेंट में भारत के विषय में नीति स्पष्ट कर दी। अब यहाँ पे रिक्त स्थान के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री
खालिस्तानी पार्लियामेंट में भारत के विषय में नीति स्पष्ट की? तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है इटली। अब इटली ने भारत के विषय में क्या नीति स्पष्ट कर दी? इनके अनुसार भारत की जनता का भारतीय संविधान निर्माण करने का अधिकार मान्य किया गया। इन्होंने इस बात को मान्य किया कि संविधान का निर्माण जो है वह भारतीयों को है, और यह भी स्पष्ट किया गया कि अल्पसंख्यकों की समस्या है और उनके मुद्दे में भारत की स्वतंत्रता के आड़े नहीं आएगी। 1946 मार्च ईस्वी में ब्रिटिश मंत्री पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर के प्रतिनिधि मंडल ने भारत के संदर्भ में इंग्लैंड की योजना को भारतीय नेताओं के सम्मुख रखा, और ये 3 मंत्री इसके प्रमुख थे, इसलिए इस योजना को त्रिमंत्री योजना कहते हैं। तभी यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि त्रिमंत्री योजना से क्या तात्पर्य है? तो त्रिमंत्री योजना से क्या तात्पर्य है? फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने पार्लियामेंट में भारत के विषय में नीति स्पष्ट कर दी। दूसरा पॉइंट, इसके अनुसार भारत की जनता का भारतीय संविधान निर्माण करने का अधिकार मान्य किया गया। तीसरा पॉइंट, यह भी स्पष्ट किया गया कि अल्पसंख्यकों की समस्याएं और मुद्दे भारत की स्वतंत्रता के आड़े नहीं आएंगे। और इस प्रकार से 1946 मार्च ईस्वी में ब्रिटिश मंत्री पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर के प्रतिनिधि मंडल ने भारत के संबंध में इंग्लैंड की योजना को भारतीय नेताओं के सम्मुख रखा, और इसी योजना को त्रिमंत्री योजना कहते हैं। अब यह जो योजना थी, इस योजना में निहित कुछ प्रावधान राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वीकार नहीं थे। अब यहाँ पर कुछ मुद्दे ऐसे थे जो राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वीकार नहीं थे। इसी तरह से इस योजना में मुस्लिमों के स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना का प्रावधान नहीं था, अर्थात राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग जो थे वह भी संतुष्ट नहीं थे, और दूसरी तरफ जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे, मुस्लिम लीग के लोग थे, वह भी इस बात से स्वीकृत नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिमों को स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना का प्रावधान नहीं दिया गया था। अतः इस प्रकार से मुस्लिम लीग भी असंतुष्ट थी और राष्ट्रीय कांग्रेस भी असंतुष्ट थी, जिसके परिणाम स्वरूप त्रिमंत्री योजना पूर्णतः स्वीकार नहीं हुई। वह पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं हुई और अंततः जाकर वह असफल रही। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि त्रिमंत्री योजना पूर्णतः स्वीकार नहीं हुई, कारण लिखो। तो पहला पॉइंट है कि त्रिमंत्री योजना में निहित कुछ प्रावधान राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वीकार नहीं थे। उसके बाद दूसरा पॉइंट, इसी तरह से त्रिमंत्री योजना में मुस्लिमों के स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना का प्रावधान नहीं था, अतः मुस्लिम लीग जो थे वह भी असंतुष्ट थे, जिसके परिणाम स्वरूप त्रिमंत्री योजना पूर्णतः स्वीकार नहीं हुई। अब इसी क्रम में हम आगे देखेंगे प्रत्यक्ष कृति दिवस। अब देखेंगे कि ये प्रत्यक्ष कृति दिवस क्या है। तो पाकिस्तान के निर्माण की मांग पूर्ण नहीं हो रही है,
यह देखकर मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कृति करने का निश्चय किया। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कृति करने का निर्णय क्यों लिया? तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि पाकिस्तान के निर्माण की मांग पूर्ण न होने के कारण मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कृति अर्थात प्रत्यक्ष स्वरूप से कार्य करना, तो प्रत्यक्ष कृति करने का निश्चय किया। इसके अनुसार मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि प्रत्यक्ष कृति किस दिन को मनाने की घोषणा मुस्लिम लीग ने की? तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को यहाँ पर प्रत्यक्ष कृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। और इस दिन मुस्लिम लीग के अनुयायियों ने हिंसक का मार्ग अवलंबन किया, अर्थात हिंसा को अपनाया। देश में विभिन्न स्थानों पर हिंदू मुस्लिम में दंगे फसाद हुए। बंगाल प्रांत में नौखाली में भयंकर हत्याएं हुई। तो बंगाल प्रांत का ये नौखाली स्थान था जहां पर निर्मम हत्याएं की गई। और इस हिंसा को रोकने के लिए गांधी जी ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना वहां शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने प्रयासों की पराकाष्ठा की, अर्थात कई अथक प्रयास किए, किंतु उसका परिणाम जो है वह नगण्य निकला। उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकला। तो इस तरह से यह जो है इस दिन को प्रत्यक्ष कृति दिवस के स्वरूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि प्रत्यक्ष कृति दिवस के विषय में जानकारी दीजिए। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, पाकिस्तान के निर्माण की मांग पूर्ण नहीं हो रही है, यह देखकर मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कृति करने का निश्चय किया। दूसरा पॉइंट, इसके अनुसार मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। थर्ड पॉइंट, इस दिन मुस्लिम लीग के अनुयायियों ने हिंसक मार्ग का अवलंबन किया। देश में विभिन्न स्थानों पर हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद हुए और बंगाल के प्रांत में नौखाली में भयंकर हत्याएं हुई। नेक्स्ट पॉइंट, इस हिंसा को रोकने के लिए गांधी जी ने अपने प्राणों का परवाह किए बिना वहां गए। वहां शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने प्रयासों की पराकाष्ठा की, अर्थात कई प्रयास किए। तो इस तरह से आप जो है प्रत्यक्ष कृति दिवस के बारे में जानकारी लिख सकते हो।